से प्रोडक्ट शामिल होते हैं, वो प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ न्यूट्रंस होते हैं उनकी रिप्लेनिशिंग कर रहे होते हैं। रिप्लेनिशिंग का मतलब है कि जो मैंने जिक्र किया था कि हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ सिस्टम है वो कंटिन्यूस बेस पे, रेगुलर बेस पे जो है वो काम कर रहे हैं, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन सारे एक्टिविटीज, उन सारे सिस्टम्स को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रंस चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रंस चाहिए होते हैं ताकि वो सारे सिस्टम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करे। और वो न्यूट्रंस जो है वो, उन न्यूट्रंस का हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में एक जखीरा मौजूद होता है और उस जखीरे से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे न्यूट्रंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अगर हम वो सारे न्यूट्रंस जो है वो हमारा दोबारा से उनकी रिप्लेनिशिंग नहीं करते, भराई नहीं करते, उस जखीरों को दोबारा फुलफिल नहीं करते, तो क्या होगा कि वो लेवल एक ना एक दिन जो है वो जीरो पे आ जाएगा और उन न्यूट्रंस पे जो सिस्टम्स रिलाई कर रहे थे, जो जिन सिस्टम्स का इन न्यूट्रंस पे इन्हिसार था, तो वो सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाएंगे। तो इस रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट शामिल होते हैं वो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ न्यूट्रंस होते हैं उनकी जो है वो रिप्लेनिशिंग कर रहे होते हैं। इसमें जो कल हमने प्रोडक्ट डिस्कस किया था वो कैल्शियम कैप्सूल्स है। कैल्शियम कैप्सूल्स हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह जो है वो मुख्तलिफ हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें जो है किरदार अदा करते हैं। और आज के टॉपिक में हम जो है वो डिस्कस करेंगे जिंक कैप्सूल्स के। जिंक कैप्सूल्स बेसिकली क्या है और ये कैसे जो है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो बाकायदा आगाज करते हैं मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का। पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी आ गए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि जो ये ट्रेनिंग्स होती है, तो हमने मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि हर वीक एंड में जो है वो इन ट्रेनिंग्स के हवाले से मुख्तलिफ एक शॉर्ट क्विज टाइप होगा जिसमें जो है वो हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और वो इसी जो ट्रेनिंग में जो बातें डिस्कस होती हैं इन्हीं से रिलेटेड होंगी। तो जो लोग वो क्विज क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए फिर जो है वो गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे जो क्वालिफायर्स हैं। तो कोशिश किया करें कि ये जो क्विज ट्रेनिंग्स होती है इनको अटेंटिवली लिया करें और आपके जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको भी जो है वो इनवाइट किया करें ताकि वो जो है वो इस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जिंक कैप्सूल। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी से बिलोंग करता है। रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी वो कैटेगरी है जो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ न्यूट्रंस होते हैं उनकी जो है वो दोबारा से रिप्लेनिशिंग करती है। हिस्ट्री में अगर हम इसके जाए, जिंक को बेसिकली ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ट्रेस एलिमेंट से क्या मतलब है कि ये ट्रेस एलिमेंट हमारे बॉडी के वो एलिमेंट्स होते हैं जो छोटी मिकदार में मौजूद होते हैं लेकिन उनकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह बाकी जो न्यूट्रंस होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन वगैरह, तो वो सारे न्यूट्रंस होते हैं और उनकी जो है वो मिकदार हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी मिकदार हमारी बॉडी में बहुत कम होती है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जिसका जो है वो हमारी बॉडी में कोई जखीरा नहीं है। यानी जिस तरह बाकी चीज़ें जो न्यूट्रंस होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक सोर्स उनका मौजूद होता है, एक जखीरा उनका मौजूद होता है। जब कभी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उससे लेते हैं और फिर हम दोबारा उसकी रिप्लेनिशिंग करते हैं। लेकिन जो जिंक है, ठीक है, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जिसका हमारी बॉडी में एक मतलब जखीरा नहीं है, जो हम डेली के बेस पे जो जितना जिंक लेते हैं वही जो है वो कंज्यूम होता है। तो जिंक इज नेसेसरी ट्रेस एलिमेंट फॉर बॉडी। ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन कंटेन जिंक। जितने भी हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन सब टिश्यूज में जो है वो जिंक का इस्तेमाल होता है। उनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिंक सॉरी सेल्स के, तो उसमें भी जो है वो जिंक का किरदार होता है। जिंक कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड मस्ट बी इंजेस्टेड फ्रॉम आउटसाइड। जिस तरह यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जिंक जो है वो हमारी बॉडी में ना तो बनता है और ना इसका कोई जखीरा है। हमने क्या करना है, जो बाहर जो जिंक होता है इसको बाहर से लेना होता है, यानी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमने उसको रेगुलर बेस पे लेना होता है ताकि हमारी बॉडी में के लिए जो जिंक रिक्वायर्ड है वो पूरा हो। इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। At 1500 BC, people began to use zinc minerals in the treatment of skin disease. आज से तकरीबन 1500 BC में जो लोग थे उन्होंने क्या किया था कि जिंक का इस्तेमाल तब से जो है वो शुरू होता चला आ रहा है।
जो स्किन की कंडीशंस थी, मुख्तलिफ किस्म की जो जिल्द की जो बीमारियां थी, तो 1500 BC में भी जो है वो लोग जिंक का इस्तेमाल करते थे उन जिल्द की बीमारियों को ठीक करने के लिए। उसके बाद क्या 1934 में साइंटिस्ट फाउंड दैट एनिमल्स ग्रोथ नीड जिंक। 1934 में पहली बार पता चला साइंसदानों को कि जो इंसानी ग्रोथ होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, उसमें जो है वो जिंक का एक इंतहाई अहम किरदार है। ये साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, जो साइंस ने प्रूव की थी बाकायदा। उसके बाद 1961 में क्या हुआ, by Rasa and others found a group of people suffering from dwarfism due to zinc deficiency in Iran। ईरान में जो है वो एक स्टडी हुई किन लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनका जो ड्वार्फिज्म के शिकार थे, यानी जिनका कद छोटा था। ड्वार्फिज्म कहते हैं छोटे कद को। तो उनके जब मुख्तलिफ जो है वो स्टडी की गई उस ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, तो उनमें जो है वो क्या पाया गया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज निकला या जो वजह निकली उनके ड्वार्फिज्म की, वो जिंक की डिफिशियंसी थी। यानी उन लोगों में या उन पेशेंट्स में जिंक की कमी थी, जिसकी वजह से जो है वो छोटे कद का वो लोग शिकार रहे। उसके बाद 1961 में एन यूएस डॉक्टर क्लेडरमैन फाउंड दैट टेकिंग जिंक हेल्प्स टू एक्सेलरेट वुंड हीलिंग। 1969 में ये बात सामने आई कि जिंक का जो है वो वाउंड हीलिंग में भी किरदार है। यानी जख्म की भराई जब होती है, जख्म जब दोबारा से बढ़ता है, तो इसमें जो है वो जिंक का रोल है। और ये बात जो है वो यूएस के डॉक्टर थे क्लेडरमैन, उन्होंने फाइंड आउट की, उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद 1980s में ये पता चला कि टेकिंग जिंक ट्रीटेड मेल इनफर्टिलिटी एंड इम्पोर्टेंस सक्सेसफुली। 1980s में ये बात साबित हुई कि जो जिंक है वो जो है वो इफेक्टिवली बांझपन के लिए, या जो नामर्दी होती है, तो उसमें जो है वो ये बात साइंटिफिकली प्रूव की गई कि जिंक बांझपन में या इनफर्टिलिटी में जो है वो हेल्पफुल है और उसको जो है वो हेल्प आउट करता है। इसके बाद जिंक का किरदार, जिंक का रोल हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है, क्या क्या किरदार है जिंक एलिमेंट का, वो डिस्कस करते हैं। जिंक टेक्स पार्ट इन सिंथेसाइजिंग ऑफ ओवर 300 एंजाइम्स। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का क्या काम होता है कि वो जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, ऑक्सीजन का ले जाना आना होता है, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तो इन सारे फंक्शंस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे, बल्कि हर जगह पे मुख्तलिफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स की तरह एक बायोकेमिकल जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो ये जिंक का क्या किरदार है, इट टेक्स पार्ट इन सिंथेसाइजिंग ऑफ 300 एंजाइम्स। हमारी बॉडी में जो 300 ऑलमोस्ट 300 के करीब एंजाइम्स हैं, उनके बनने में, उनकी प्रोडक्शन में जो है वो जिंक का किरदार है। तो इसका मतलब है अगर जिंक में, किसी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी है, तो इस जिंक की डिफिशियंसी की वजह से ये सारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन मुतासिर होगी, और या तो इन जो अनफंक्शनल एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, या जो है वो एंजाइम्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो 300 एंजाइम, 300 के एंजाइम्स का प्रोडक्शन जो है वो जिंक पे डिपेंड करती है। इसके अलावा एक्सेलरेट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, इम्प्रूव्स हेयर एंड स्किन। सेल डिवीजन जब होती है हमारी बॉडी में, मुख्तलिफ किस्म की हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी रेगुलर बेस पे डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। जो पुराने सेल्स हैं वो डेड होते हैं, वो मरते हैं, और नए सेल्स जो है वो बनते हैं। तो जिंक का किरदार इन सेल डिवीजन में है। इन सेल की रीजनरेशन या रीजनरेशन जो होती है उसमें जिंक का किरदार है। इसके अलावा ग्रोथ, जो हमारे हेयर्स और स्किन की जो ग्रोथ है, क्योंकि स्किन में जो हमारी स्किन की सरफेस है, इस पे भी रेगुलर बेस पे, बल्कि डेली हजारों की तादाद में हमारे स्किन के जो सेल्स हैं वो मरते हैं और श्रेड होते हैं। यानी हमारे स्किन जो है वो हजारों की तादाद में इसके सेल्स मरते हैं, और उसी तरह जो है वो रेगुलर बेस पे नए सेल्स बनते हैं। तो इन स्किन के सेल्स की जो रिकवरी होती है या रिन्यूअल होती है, इसमें भी जिंक का बहुत अहम किरदार है। और इसके अलावा जो हमारा जो हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉलिकल्स में जो है वो जिंक का एक बहुत अहम किरदार है। और मोस्टली जो ऐसे लोग जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, या जो बाल जिनके वीक होते हैं, तो उनमें जो है वो जिंक की एक वजह जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी भी होती है। इसके अलावा
कंप्लीट बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन की डेवलपमेंट जब हो रही होती है, स्पेशली बोन की डेवलपमेंट, तो बोन की डेवलपमेंट में सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रोल सबसे पहले तो कैल्शियम का है। वो हमने कल डिस्कस किया था कि किस किस एज में जो है वो कैल्शियम सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो बोन डेवलप हो रहे होते हैं, जब हड्डियों की डेवलपमेंट या हड्डियां बन रही होती हैं, तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैल्शियम था, और जिंक भी जो है वो कैल्शियम के बाद एक इम्पोर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है जो बोन की ग्रोथ है या जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट है उसके लिए। इसके अलावा इम्प्रूव इनफर्टिलिटी, जो बांझपन है या जो नामर्दी है, उसमें ये हेल्पफुल है। किस तरह बाई स्टिमुलेटिंग मुख्तलिफ जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और इस तरीके से जो है वो इनफर्टिलिटी में ये हेल्पफुल है। इफेक्ट ऑन टेस्ट एंड एपेटाइट, गुड फॉर आई साइड, प्रिवेंट सेंसाइल डिमेंशिया एंड इम्प्रूव हीलिंग ऑफ बॉडी वाउंड। मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडी वाउंड्स होते हैं रोजमर्रा की बेस पे जो है वो छोटे इंटरनल वाउंड्स भी होते हैं, एक्सटर्नल वाउंड्स भी होते हैं। तो इंटरनल वाउंड की हीलिंग में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा आई साइट में इसका रोल है। आई साइट को जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं इनिशियल एज में आई साइट की, तो वो जो है वो जिंक की डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा प्रिवेंट सेंसाइल डिमेंशिया, डिमेंशिया कहते हैं यादाश्त की कमजोरी को, यादाश्त जो जिन लोगों की यादाश्त नहीं रहती या जिन लोगों की वीक मेमोरी होती है, तो ऐसे लोग जो है वो एक कॉज या एक वजह जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा काजेज ऑफ जिंक डिफिशियंसी। अब बातें हैं कि किसी बंदे में जो जिंक की डिफिशियंसी होती है, अगर कोई बंदा जो है वो जिंक का डिफिशिएंट है, तो क्यों डिफिशिएंट है, कौन कौन से इसकी कॉजेज होती हैं, तो उनको जो है वो हम 4 टाइप्स में या 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। जिंक की जो डिफिशियंसी है या जिंक की कमी को जो हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। या तो इनएडिक्वेट इनटेक, जो वो जिंक ले रहा है, वो बंदा जिंक ले रहा है, वो इनएडिक्वेट है, वो वाफिर मिकदार में जिंक नहीं ले रहा, यानी जो उसके लिए जिंक रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में जो है वो जिंक नहीं ले रहा। दूसरे नंबर पे क्या है, मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो वो बंदा जिंक तो प्रॉपर अमाउंट में ले रहा है, जो जिंक उसके लिए रिक्वायर्ड है वो ले तो रहा है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो हमारी खून तक नहीं पहुंच रहा। जिंक कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, हमारे ब्लड में रिक्वायर्ड होती है। जब हमारे जिंक हमारे ब्लड में पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर जो हमारे लिए रिक्वायर्ड जिंक है वो हमने ले लिया है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम तो प्रॉपर अमाउंट में वो जिंक ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। उसके बाद तीसरी वजह, ये तीसरी कैटेगरी कौन सी है, डिमांड इंक्रीज। जब किसी बंदे में जिंक की डिमांड इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी जो इनटेक ले रहा है या जो बाहर से ले रहा है वो तो अपने मतलब जो नॉर्मल लेवल है उसके हिसाब से ले रहा है, लेकिन कुछ स्टेजेस में ऐसे होता है जिसमें जिंक की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो जब जिंक की डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो वो बंदा जो है वो जिंक उतना ही ले रहा है जितना वो पहले ले रहा था, तो इससे जो है वो जिंक की डिफिशियंसी होती है। इसके बाद टू मच लॉस। एक और वजह क्या हो सकती है कि वो जो जिंक ले रहा है या जो जिस्म से बहुत ज्यादा तादाद में जिंक जो है वो लॉस हो रहा है। तो अब इंडिविजुअली हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनएडिक्वेट इंटेक क्यों होता है। लैक ऑफ एनिमल फूड, बीपीके फूड एंड जिंक लॉस ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। इसकी भी जो है वो 2 वजूहात हो सकती हैं। जो वाफिर मिकदार में या जो ज़रूरत के मुताबिक जितना जिंक रिक्वायर्ड होता है उसको ना लेने की 2 वजूहात होती हैं। एक तो जो है वो एनिमल फूड, जो एनिमल फूड होता है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है जिंक का। तो या तो मतलब हम मोस्टली एनिमल सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, या जो सोर्स यूज कर रहे हैं या जो हम खुराक यूज कर रहे हैं उसकी बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग के वक्त क्या होता है कि जो जिंक होता है वो डिग्रेड हो जाता है, उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इनएडिक्वेट अमाउंट, इनएडिक्वेट इनटेक जो है उसमें 2 चीजें शामिल है। या तो हम एनिमल सोर्स को यूज नहीं कर रहे, या जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं या जो फूड यूज कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हाई टेम्परेचर पे पका रहे हैं, या जिससे क्या होता है कि जिंक की डिग्रेडेशन हो जाती है। इसके अलावा मेल एब्जॉर्प्शन, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। जो बंदा जिंक ले तो रहा होता है, मतलब जो फूड वो ले रहा होता है उसमें तो जिंक शामिल है, लेकिन वो जिंक हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच रहा। वो क्यों, उसकी क्या वजह हो सकती है। डायरिया एक इम्पोर्टेंट कॉज है। डायरिया में क्या होता है कि हम जो भी चीजें खाते हैं वो ऐसा जो है वो हमारी जिस्म से निकल जाती है विदाउट एंटरिंग द
ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले पहले जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो हमारी जिस्म से निकल जाती है, तो वो जिंक लेने का जो है वो फायदा ही नहीं रहा। इसके अलावा फाइटिक एसिड एंड क्रूड फाइबर एंड सीरियल ऑब्स्ट्रक्ट एब्जॉर्प्शन, कुछ ऐसे खुराक होती है जो दालें वगैरह होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स हमारे जिंक एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। यानी जो हम जिंक ले रहे होते हैं तो उसको खून में जाने से जो है वो ये कंपाउंड्स रोकते हैं। वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? फाइटिक एसिड एंड क्रूड फाइबर्स, ये वो कंपाउंड्स हैं जो जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। और ये कौन सी चीजों में शामिल होते हैं? जो मोस्टली सीरियल्स होती हैं, दालें वगैरह, तो उनमें ये कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा टू मच अल्कोहल, जो अल्कोहल का इनटेक जो लोग ज्यादा करते हैं, तो अल्कोहल का इनटेक भी जो है वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को या जिंक के जज़ब होने को जो है वो मुतासिर कर सकता है। तो ये दूसरी जो हेडिंग थी मेल एब्जॉर्प्शन की, वो हमने डिस्कस की। इसके बाद इंक्रीज डिमांड, बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है जिसमें अक्सर जो जिंक की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। वो कौन सी स्टेज होती है? जब रैपिड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, जब बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती है, मुख्तलिफ बोन्स बन रहे होते हैं, उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस डेवलपमेंट, उस बोन की डेवलपमेंट के लिए जो है वो जिंक रिक्वायर्ड होता है। और जब डेवलपमेंट ज्यादा हो रही होती है, जब जाहिर बात है बच्चों का ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो है वो क्या होता है कि बोन की रेगुलर बेस पे जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस हिसाब से जो है वो जिंक भी नॉर्मल लेवल से उनके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन रिकवरी पीरियड एंड पोस्ट ऑपरेटिव टिश्यू रिस्टोरेशन प्रोसेस, बाज़ औक़ात एडल्ट जो होते हैं उनकी मतलब वो उसके बाद कोई ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं कोई सर्जरी के बाद, उनके जो ये सर्जरी हो गई या कोई और जख्म उनको लग जाते हैं, तो उस जख्म की रिकवरी में क्या होता है कि जिंक बहुत, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि जिंक का वाउंड की रिकवरी में, वाउंड हीलिंग में, जख्म के दोबारा भरने में जो है वो जिंक का किरदार है। तो ऐसे लोग जो या तो किसी सर्जरी के बाद, मतलब सर्जरी के बाद या फिर किसी और तरीके से उनको जख्म लग गए हैं, कट्स वगैरह लग गए हैं, तो उस जख्म की रिकवरी में जो है वो जिंक की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा टू मच लॉस कैसे होता है कि लॉस फ्रॉम ब्लड, रिकरेंट ब्लीडिंग, हेमोलिसिस, लॉस फ्रॉम स्किन, एक्सटेंसिव बर्न एंड लॉस फ्रॉम यूरिन, मुख्तलिफ कंडीशंस होती है जिसमें जो है वो जिस्म से जिंक लॉस होता है। यानी ओवर एक्सेसिव स्वेटिंग, जब बहुत ही ज्यादा पसीना होता है तो उसमें जो है वो जिंक लॉस होता है, या जो किसी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग में जिंक लॉस होता है। इसके अलावा यूरिनेशन में जो है वो उसमें जिंक लॉस होता है। तो ये 4 कैटेगरीज थी जिससे जो है वो हमारी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी वाक़ हो सकती है। हेलो, अब जिंक की वालेकुम सलाम, अम्मा क्या हाल है? जिंक डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, अब आते हैं कि बच्चों में जो है वो कितने अमाउंट में जिंक की डिफिशियंसी है। 60% ऑफ चिल्ड्रन डेली इनटेक ऑफ जिंक इज लेस देन हाफ ऑफ द WHO रिकमेंडेड अलाउंस। जो WHO का रिकमेंडेड अलाउंस है, डेली रिकमेंडेड अलाउंस, तो 60% जो चिल्ड्रन का इनटेक है, जो 60% जो चिल्ड्रन है उनका इनटेक हाफ के भी नहीं है। जो WHO का रिकमेंडेड गाइडलाइंस है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस है 15 mg ऑफ जिंक, तो उसके जो है वो हाफ तक भी ये 60% ऑफ चिल्ड्रन का जिंक जो इनटेक है वो उसको कंप्लाई नहीं करता। द डेली जिंक इनटेक ऑफ चिल्ड्रन विद एज 1 to 6 इज ओनली 50% ऑफ द डाइटरी स्टैंडर्ड। और जो 1 से लेकर 6 साल तक जो लोग जो बच्चे जिंक ले रहे हैं, तो उनका इनटेक जो है वो डाइटरी स्टैंडर्ड जो है, एक तो WHO का अपना एक स्टैंडर्ड है, WHO ने अपनी गाइडलाइंस जो है वो RDA जिसे कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस बाय WHO, तो एक तो वो है। इसके अलावा मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज और भी होती हैं, तो उन सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जो ने जो जिंक का लेवल मुख्तस किया है, ठीक है, तो जो बच्चे आजकल जिंक ले रहे होते हैं वो उसका 50% या उसके आगे भी नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे जो है वो जिंक की डिफिशियंसी का शिकार है। तो चिल्ड्रंस जिंक डिफिशियंसी रेट इन चाइना रीच 60%,
और चाइना जैसे मुल्क में जो जिंक की डिफिशियंसी, जो चाइना के मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो उस जैसे मुल्क में जो है वो जिंक की डिफिशियंसी इतनी है कि वहाँ के 60% बच्चे जो है वो जिंक की डिफिशियंसी का शिकार है। तो आप सोचें कि जो हमारे पाकिस्तान में जो है वो ये फिगर कितना होगा। इसके अलावा हैजर्ड्स ऑफ जिंक डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी या जिंक की कमी के जो है वो कौन कौन से नुकसान हैं इन चिल्ड्रन में। मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी कमजोरी, जो जिंक की डिफिशियंसी है या जिंक की कमी है वो मेंटल रिटार्डेशन करती है। आपके जो बच्चे हैं, बच्चों की जो मेंटल लेवल है तो उसकी जो है वो उसमें कमी आती है, यानी उनका माइंड जो है या उनका ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन, उनके ग्रोथ में कमी आती है, वो जो है वो ड्वार्फिज्म या छोटे कद का शिकार हो सकते हैं। लो बोन डेंसिटी, उनके बोन की जो हड्डियों की डेंसिटी है, ठीक है, तो हड्डियों की डेंसिटी मुतासर हो सकती है, यानी कि उनके जो बोन डेवलप होंगे, जो हड्डियां डेवलप होंगी वो कमजोर होंगी। इसके अलावा भूख का ना लगना, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का जो है वो जिंक की डिफिशियंसी की वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया के बाद क्या होगा कि वो बच्चे की भूख नहीं लगती और वो फिर जो है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं लेते और इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस के या मुख्तलिफ बीमारी जो है उन पर अटैक करती हैं। पेरोक्सिया एक पेरोक्सिया वो कंडीशन है जिसमें जो है वो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जो जंक फूड है उनकी तरफ जो है उनकी तलब होती है, और जो नॉर्मल ऑर्गेनिक फूड है उसकी जो तरफ जो है वो मोस्टली नहीं खाते। तो ये कंडीशन भी जो है वो जिंक की डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन चेंजेस, हमारे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ चेंजेस आ सकती हैं, मुख्तलिफ डिजीज जो है वो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है वो हो सकती है। स्किन असल में जो बैरूनी जिल्द जिसे हम जिल्द कहते हैं स्किन, वो है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं या जो हमारा नॉस्ट्रिल जो नाक की नालियां होती हैं और स्टमक की जो लाइनिंग होती है, खुराक की जो नाली है, तो इस लाइनिंग में एक मेम्ब्रेन, एक लेयर सी होती है, ठीक है। उस लेयर का क्या काम होता है कि वो तो जो नॉस्ट्रिल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो तो फौरन जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए या मुख्तलिफ जर्म्स हो गए, तो उसको जो है वो जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जो हमारे स्टमक में है, तो वो हमें मुख्तलिफ किस्म के जो स्टमक में जो मैदे में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है वो स्टमक के वॉल को उससे जो है वो रोकते हैं। तो ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है जिंक की डिफिशियंसी, जिंक की कमी की वजह से। इनफेक्टिबिलिटी, बच्चों को जो है वो मोस्टली इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं क्योंकि जो उनका मुदाफ़ित निज़ाम है वो कमज़ोर हो सकता है और उन पे जो है वो मुख्तलिफ जर्म्स इजीली अटैक कर सकते हैं। निक्टोलोफिया वो कंडीशन है जिसमें जो है वो मोस्टली जो अंधेरे की जो नज़र है, जो रात के अंधेरे में मतलब वो प्रॉपर नज़र नहीं आता, तो ये विजन की यानी आंखों की कमज़ोरी बेसिकली होती है। हैजर्ड्स ऑफ जिंक डिफिशियंसी इन मेन, मर्दों में जो है वो जिंक की डिफिशियंसी के कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हेयर लॉस, जो बालों का गिर जाना है उसका जो है वो जिंक की डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है, क्योंकि जिंक का जो है वो हेयर की डेवलपमेंट में या हेयर के ग्रोथ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये जो हमारी हेयर फॉलिकल्स है उसमें जो है वो जिंक रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद जो है वो स्किन एंड म्यूकस लेजन्स, अच्छा हमारे पास जो है वो 10 मिनट्स का टाइम रह गया है, तो कोशिश करेंगे कि जितना भी इस 10 मिनट्स में कवर हो गया है तो वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो रह जाए तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट डे से उधर से ही जो है वो उसी स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा तो और ये इसलिए ताकि जो मतलब जो यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस हो रही है तो आप उसको जो है वो मतलब अटेंटिवली उसको लें और वो टॉपिक जो है वो आप पे बर्डन ना पड़े। तो कोशिश करें कि जो मतलब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ या जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो उसको जो है वो साथ साथ लिख भी लिया करें और गौर से जो है वो इस पर ट्रेनिंग को लें। अच्छा तो जो अच्छा जिंक डिफिशियंसी, मर्दों में जो है वो जिंक की डिफिशियंसी के कौन कौन से नुकसान हैं। तो हेयर लॉस हमने डिस्कस किया। इसके बाद स्किन एंड म्यूकस लेजन्स, हमारी जो स्किन है या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके जो है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, बांझपन, जो तौलीदी निज़ाम है वो मुतासर होता है।
सेक्सुअल इम्पोर्टेंस का शिकार हो सकते हैं मर्द जिंक की डिफिशियंसी की वजह से। एनोरेक्सिया, भूख की कमी या भूख का ना लगना, ये भी जो है वो जिंक की डिफिशियंसी की वजह हो सकती है। डिक्लाइन इन इम्यून सिस्टम, मुदाफ़िती निज़ाम का कमज़ोर होना। मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो जिंक से कमज़ोर, जिंक की कमी की वजह से जो है वो मुदाफ़िती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है, और मुदाफ़िती निज़ाम के कमज़ोर होने के बाद जो है वो और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो पैदा हो सकती है। आपकी बॉडी पे जो है वो मुख्तलिफ जर्म्स जो होते हैं, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स जो है वो इजीली अटैक कर सकते हैं और इजीली जो है वो आप बीमार हो सकते हैं। हाइपो एमनीजिया, यादाश्त का ना रहना या जो है वो कम यादाश्त रहना। मेंटल, क्योंकि जिंक का किरदार जो है वो मेंटल डेवलपमेंट में या ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हमारी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी होती है तो हमारा मेंटल लेवल जो है वो या हमारे ब्रेन में जिस जगह पे जिंक रिक्वायर्ड है उसको वो एडिक्वेट अमाउंट में जिंक नहीं मिलता, और जो मुख्तलिफ ब्रेन का जो फंक्शन है वो जो है वो मुतासर होता है। इट अफेक्ट्स विजन, इसके अलावा ये नज़र को भी जो है वो मुतासर कर सकता है, और आई साइट से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो इससे पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा स्लो रिकवरी ऑफ वाउंड, कुछ ऐसे हजरात आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ लोग जिनकी वाउंड रिकवरी जो है वो प्रॉपर नहीं होती, उनको छोटे से भी कट्स लग जाए या छोटा सा भी जख्म लग जाए तो वो जख्म जो है वो उनकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। ये क्यों? मतलब वो छोटे जख्म भी जो है वो काफ़ी टाइम लेता है रिकवर होने में। तो ये किस वजह से? ये बेसिकली इस जिंक की डिफिशियंसी की वजह से, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से, क्योंकि जिंक का किरदार होता है वाउंड हीलिंग में, रिबाउंड की रिकवरी में। जब हमारी बॉडी में जो है वो जिंक प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो जो जख्म की रिकवरी है वो जो है वो मुतासर हो सकती है। इसके अलावा अब आते हैं फंक्शंस ऑफ जिंक के, हमारे जो है वो बॉडी में जो जिंक का क्या किरदार है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस की, फिर भी जो है वो हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। इम्प्रूव सेक्सुअलिटी, आपके तौलीदी निज़ाम जो है वो बेहतरी लाता है। सेक्सुअल इम्पोर्टेंस उसको जो है वो इम्प्रूव करता है। कैसे? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह, तो जिंक का किरदार होता है उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन में। अब ज़ाहिरी बात है जिन लोगों में जिंक की डिफिशियंसी होती है तो उनमें जो है वो हार्मोन्स नहीं बन रहे होते हैं, वाफर मिकदार में वो हार्मोन्स नहीं बन रहे होते हैं, और जब वो और हम वाफर मिकदार में वो हार्मोन्स नहीं बन रहे तो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो है वो मुतासर होता है। इसके अलावा इट इज़ हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट की हिफाजत करता है। प्रोस्टेट बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स और केमिकल रिलीज करता है। और वो केमिकल्स या उन फ्लूइड उन हार्मोन्स का क्या काम होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पर्म्स वगैरह, तो उस स्पर्म्स के मूवमेंट जो है वो उस मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। इसके बाद जो है वो इट मेंटेन नॉर्मल स्पर्मेटोजेनिक फंक्शन। जिंक जो है ये नॉर्मल जो नुत्फे की मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो नुत्फा बेसिकली होता है, तो ये उसकी मूवमेंट में हेल्पफुल है, उसकी मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। द स्टैंडर्ड ऑफ जिंक कंटेंट इन स्पर्म इज 15 to 30 मिलीग्राम इन 100 ml। 100 ml के जो स्पर्म्स होते हैं इसमें जिंक का कंटेंट कितना होता है, 15 से लेके 30 mg तक। तो इसे आप अंदाजा लगा लें कि स्पर्म के जो फंक्शन में जो है वो जिंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जिंक पार्टिसिपेट्स द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्म। द जिंक पार्टिसिपेट फॉर होल प्रोसेस of growth and maturation of sperm. Once a man is lack of zinc, it will lead to the decrease in number of sperm, vigor drops, semen non-liquefaction, and eventually cause infertility. जो जिंक है इसका जो है स्पर्म की जब प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन से लेके इसकी मूवमेंट या इसकी मैच्योरेशन तक, तो इन सारे स्टेजेस में जो है वो जिंक का किरदार रहता है। तो अगर हमारी बॉडी में जिंक की कमी है तो ये सारे स्टेजेस जो है या सारे प्रोसेसेस, स्पर्म की डेवलपमेंट, स्पर्म की जो मैच्योरेशन है और स्पर्म की जो मूवमेंट है या जो स्पर्म की स्विमिंग है, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो मुतासर हो सकते हैं और इंसान जो है वो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की तरफ जो है वो जा सकता है। वन टाइम ऑफ नॉर्मल विल कॉज द लॉस ऑफ वन। अच्छा, अब आते हैं रिकमेंडेड जो डेली जिंक अलाउंस है, ठीक है, उसकी तरफ के किस स्टेज में है वो, किस स्टेज में कितना अमाउंट ऑफ जिंक जो है वो रिक्वायर्ड है।
तो 6 माह तक के बच्चों के लिए जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, जो नॉर्मल जो रिक्वायर्ड जिंक होता है डेली बेस पे, वो 3 mg पर डे है। यानी 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं इनके लिए 3 mg तक डेली जो है वो जिंक रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा 6 माह से लेके 12 माह तक के जो बच्चों के लिए क्या होता है जी कलबिया अब्बास साहब, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जी सर, मेरा सवाल ये है कि 3 मिलीग्राम जिंक के लिए कितने कैप्सूल की डोजेज बनेगी? काइंडली ये साथ साथ गाइड कर देंगे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आगे आएगा, जो एंड वाली स्लाइड है उसमें आपको प्रॉपर जो इसकी डोजेज फॉर्म है हमारी कैप्सूल्स की, तो वो डोजेज फॉर्म जो है वो डिस्कस हो जाएगी एंड में। ओके डियर सर, बहुत शुक्रिया। 6 से लेकर 7 माह 12 माह तक के बच्चों के लिए जो है वो 5 mg ऑफ जिंक रिक्वायर्ड होता है, जबकि 10 साल तक के बच्चों के लिए 10 mg, और 10 से ऊपर साल के बच्चों के लिए जो है वो 15 mg का जिंक रिक्वायर्ड होता है। 10 से अबव ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं, तो उनमें जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस डेवलपमेंट की वजह से उनमें जो ऑक्सीजन, जो जिंक की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो है वो इस स्टेज में जिंक की सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब आते हैं कि फूड कंटेनिंग जिंक, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिसमें जो है वो जिंक की तादाद ज्यादा होती है। तो जो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो जो एनिमल सोर्सेज है, एनिमल सोर्सेज होते हैं, और एनिमल में स्पेशली सीज फिशेज जो होती हैं, उसमें जो है वो जिंक की कंटेंट जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लांट सोर्सेज। द कंटेंट इज मोर देन 10 mg। Animal food contain more zinc, whereas plant food contains less zinc। जो एनिमल सोर्सेज में जो जिंक पाया जाता है वो एज कम्पेयर टू प्लांट सोर्सेज जो है वो ज्यादा होता है। या आगे जाके हम डिस्कशन में सी फिश हो गया या बाकी जो एनिमल लीवर है, कलेजी वगैरह, इसमें जो है वो जिंक की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है। अब डिटेल में आते हैं स्लाइड नंबर 12 की तरफ, जिसमें किसकी बात का जिक्र हुआ है, सोर्सेज ऑफ जिंक इन फूड, कि हमारे खुराक में, हमारे फूड में जो है वो जिंक के सोर्सेज, मतलब ऐसे कौन सा खुराक है जिससे जो है वो हम जिंक हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारी बॉडी में जिंक की रिक्वायरमेंट क्या है, 10 से अबव पर्सन के लिए जो है वो, या 10 ईयर से अबव एज के इंडिविजुअल्स के लिए जो जिंक की रिक्वायरमेंट है वो है 15 mg पर डे, यानी डेली के हिसाब से 15 mg का जिंक। अब देखते हैं कि ये 15 mg का जिंक जो है वो ये कितने हमारे खुराक के कितने हिस्से में जो है वो पाया जाता है। तो अगर हम मीट के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो 1.25 mg, 1.25 किलोग्राम का गोश्त जो है वो, उसमें 15 mg तक का जिंक होता है। यानी आप अंदाजा लगा लें, अगर आपने जिंक की डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपने 1.25 किलो गोश्त जो है वो रोजमर्रा के हिसाब से यूज करना है। अगर आपने ये जिंक की रिक्वायरमेंट फिश से पूरी करनी है तो फिश में जो है वो, जो क्रैब फिश में, उसमें 0.7 किलोग्राम, यानी 0.25 किलो का फिश अगर आप लेंगे तो उसमें जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। यानी एक जिंक की रिक्वायरमेंट, 15 mg की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो है वो आपने 0.25 किलो का फिश लेना होगा। अगर आप ये वेजिटेबल से यूज करना चाहते हैं, जो एक प्लांट या जिसे बैंगन हम कहते हैं, तो 3 किलोग्राम अगर हम बैंगन ले तो उसमें जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो पूरा होता है। यानी 15 mg ऑफ जिंक लेने के लिए अगर हम बैंगन ले रहे हैं तो हमने जो है वो 3 किलो का बैंगन जो है वो इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अगर सेब से, अगर नॉर्मल जो वीट है, गंदम है, उससे हम पूरा कर रहे हैं अपना जिंक, तो उसके लिए जो है वो हमने 2
1-5 किलो तक जो है वो, यानी 2 किलो तक वीट या गंदम जो है वो हमने इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम एप्पल यानी सेब से पूरा करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस पूरा करने के लिए 15 mg ऑफ जिंक पूरा करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे कितने, 11.5 यानी 11.5 किलो का सेब जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ताकि वो हम जो अपनी जिंक की डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो है वो कितना हेक्टिक है और कितना एक्सपेंसिव है और कितना जो है वो आपको फायदा दे सकता है। कंपैरिजन ऑफ कॉमन जिंक प्रिपरेशन, जिंक की ऐसी कौन सी प्रिपरेशन अवेलेबल है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में, तो वो 2 टाइप्स की प्रिपरेशन इसकी अवेलेबल है, एक ऑर्गेनिक जिंक एंड दूसरा इनऑर्गेनिक जिंक। इनऑर्गेनिक जिंक में कौन कौन से कंपाउंड शामिल है, तो जिंक लेक्टेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फेट, ये सारे जो है वो इनऑर्गेनिक जिंक के जो है वो अकसाम है। लैक्टिक जो उसके लिए जिंक के जो हम लेते हैं उसके लिए, ठीक है। The typical one is zinc sulfate, but the human body absorption rate is only 7%, which will cause nausea and vomiting as well as other adverse gastrointestinal reaction. मोस्ट कॉमन इनमें से यूज होता है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड यूज होता है वो क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट है एंड बट द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्प्शन रेट इज ओनली 7%। लेकिन इसमें मसला क्या है जिंक सल्फेट में, कि बॉडी से इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है। यानी जिंक तो हमारी बॉडी में चला जाता है, लेकिन उसका जो ट्रांसफर होता है ब्लड के साथ, ब्लड में ये जब ये जिंक जाता है तो वो कम तादाद में जो है वो जिंक जाता है इसमें, इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो वो जिंक के एब्जॉर्प्शन की खराबी है। इसके बरक्स जो ऑर्गेनिक जिंक है, ऑर्गेनिक जिंक में कौन कौन से शामिल है, जिंक ग्लूकोनेट, जिंक लैक्टेट, जिंक ऑक्जेलेट, जिंक सिट्रेट एटसेट्रा। Comparing to inorganic zinc, its most significant feature is the stimulation to the gastrointestinal tract have been significantly reduced and the oral utilization is high। जो ऑर्गेनिक जिंक है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो मुख्तलिफ जो अब जो टाइम्स के प्रोडक्ट, टाइम्स का जो जिंक है उसमें कौन सा ऑर्गेनिक जिंक पाया जाता है, और इनमें से कौन सा जिंक लेक्टेट वाला है जिंक, जो जिंक लेक्टेट है ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट में ये जिंक लेक्टेट शामिल है। ये क्या है, इट कॉज स्टिमुलेशन टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट दैट हैव बीन significantly reduced and the oral utilization is high। जो प्रीवियस जिंक फॉर्मुलेशन थी, जो इनऑर्गेनिक जिंक था, उनमें क्या थी कि स्टमक में उनकी डिग्रेडेशन हो जाती थी, यानी उसको जो है वो ओरली हम फिजिबली नहीं दे सकते थे। तो जो ऑर्गेनिक जिंक है उसमें ये साइड इफेक्ट जो है वो बहुत हद तक कम हो गया है और आप जो है वो उसको ओरली यूज कर सकते हैं एंड द ओरल यूटिलाइजेशन रेट इज हाई। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ जिंक। जो जिंक कैप्सूल्स है इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, कौन कौन से कंपाउंड इसमें शामिल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो एक्टिव फॉर्म है जिसके लिए हम ये प्रोडक्ट लेते हैं वो क्या है, जिंक। और किस फॉर्म में है, जिंक लेक्टेट, यानी ऑर्गेनिक जिंक की फॉर्म में है और उसमें भी जो है वो जिंक लेक्टेट है। ऑर्गेनिक एसिड जिंक हाई एब्जॉर्प्शन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइटिक एसिड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइटिक एसिड। जो फाइटिक एसिड है ये क्या होते हैं, ये जिंक के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं। मुख्तलिफ जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर फूड में या जो सीरियल्स होते हैं, दालें वगैरह, उसमें क्या होता है, इसमें फाइटिक एसिड एक कंपाउंड है वो शामिल होता है। तो फाइटिक एसिड जब जिंक के साथ एक जगह एडमिनिस्टर कर रहा होता है स्टमक में, तो इनके आपस में कंपटीशन होती है और फाइटिक जो नॉर्मल जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, तो उसमें के साथ जो है वो जिंक इंटरफेरेंस करता है। जबकि फाइटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो है वो जो इसमें पाया जाता है जिंक के कैप्सूल्स में, तो वो जिंक के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता और इसके एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। इट इज द बेस्ट ऑफ द जिंक सप्लीमेंट इन द मार्केट। और ये जितने भी जिंक के सप्लीमेंट शामिल है, जो बाकी जिंक के सप्लीमेंट्स हैं, तो ये जिंक जो है वो इनमें से सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इसमें एग प्रोटीन्स पाए जाते हैं विच जो क्या करते हैं, इनहांस जिंक एब्जॉर्प्शन, जो जिंक के एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। एग प्रोटीन जो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए प्रोटीन में डाले गए हैं वो हमारे जिंक की जो एब्जॉर्प्शन होती है, यानी ब्लड तक पहुंचना, एक तो चीज हम लेते हैं मुंह के थ्रू जो है वो हमारे स्टमक में जाती है। अब स्टमक तक महदूद रहना इसका काम नहीं, इसने पूरी बॉडी तक पहुंचना है, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये इनकी क्रॉसिंग में यानी ब्लड तक पहुंचने में एक जिंक की मदद करते हैं। कुछ जिंक ऐसे होते हैं कि वो हम लेने के बाद जो है फौरन थ्रू इंटेस्टाइन हमारे जिस्म से निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, इसमें जो लैक्टिक एसिड जो एक प्रोटीन्स डाला गया है वो क्या करता है,
जिंक की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसके अलावा ग्लूकोज भी शामिल होता है एज द कैरियर ऑफ जिंक सप्लीमेंट, और ये क्या है, जिंक के सप्लीमेंट का कैरियर है। इज बेटर देन अदर फूड बिकॉज इट डजंट कंटेन द डिस्टर्बर फॉर जिंक एब्जॉर्प्शन। और ये सबसे बेस्ट फूड इसलिए है विद अलोंग विद जिंक के ये जिंक की एब्जॉर्प्शन को या जिंक की मेटाबॉलिज्म को जो है वो इफेक्ट नहीं करता, यानी अपना काम जो है वो ये करता है और उसकी फंक्शन में इंटरफेरेंस नहीं देता। जिंक के फंक्शंस क्या है ओवरऑल, अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो बेनिफिट्स विजन डेवलपमेंट, ये आपकी जो बसारत है या जो आपकी नजर है उसको जो है वो बेहतर बनाता है। इसके अलावा इम्प्रूव्स एपेटाइट एंड गेस्टेशन, जो आपका एपेटाइट का जो भूख लगना है या जो जिन लोगों को भूख लगी हुई है तो ये उनके लिए बेस्ट है और एपेटाइट को जो है वो भूख को मिटाता है। इसके अलावा प्रोमोट टिश्यू रीजनरेशन, ये टिश्यू रीजनरेशन में जो है वो हेल्पफुल है, जो हमने पिछली साइड में डिस्कस किया था कि जिंक का रोल किस चीज में है, वाउंड्स में, वाउंड की हीलिंग में। अब वाउंड की हीलिंग में क्या होता है, वो टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज की रीजनरेशन होती है, तो ये जिंक जो है वो उनकी रीजनरेशन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा प्रिंसिपल पार्टिसिपेट वेरियस फिजियोलॉजिकल डाइजेशन फंक्शन, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, ये आपके मुदाफिती निजाम को बेहतर बनाती है। बेनिफिट विजन, ये आपके नजर को ठीक करती है, आपके नजर को बेहतर बनाती है। प्रोटेक्ट स्किन, आपके जिल्द को प्रोटेक्ट रखती है, जिल्द को बचाती है। प्रोमोट सेक्सुअल डिसफंक्शन, अच्छा सेक्सुअल डिसफंक्शन अगर किसी इंडिविजुअल को है, किसी बंदे को है, तो वो उससे जो है वो खत्म हो सकती है और उससे जो है वो आपकी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा प्रोमोट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, और ये आपके क्या करता है, मेंटेलिटी लेवल को यानी माइंड के लेवल को एक्टिव रखता है, बढ़ाता है। अब जिंक कैप्सूल्स के रिकमेंडेड पीपल कौन से हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले ग्रोइंग एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन, पार्टिकुलरली पीपल दैट आर पिकी ईटर्स। जो एडोलेसेंट का एज है, जो 10 से लेकर 17 साल तक एज है, इसमें जो है वो जो लोग हैं तो उनके लिए जो है वो जिंक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिकमेंडेड है। इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, ऐसे खवातीन या ऐसी माएँ जो या तो प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, और या लैक्टेटिंग वमेन या अपने बच्चों को दूध दे रही हैं, तो ऐसे खवातीन के लिए ये हेल्पफुल है। इसके अलावा पीपल एट डिजीज रिकवरी, ऐसे लोग जो किसी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। एंड वाउंड हीलिंग, और अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई कट लगा है, कोई जख्म लगा हुआ है, तो उसमें जो है वो वाउंड हीलिंग में जिंक का किरदार रहता है। इसके अलावा पीपल विद वीक बॉडी एंड पुअर इम्यूनिटी, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो मुदाफित निजाम है वो कम होता है, जो मुदाफिती निज़ाम है वो कम होता है, और ऐसे इंडिविजुअल जो है वो इजीली बीमार होते हैं और छोटी मोटी जो वायरसेस और बैक्टीरिया है वो उन पे इजीली अटैक कर सकते हैं। वेजिटेरियंस, ऐसे लोग जो प्लांट सोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लांट सोर्सेज में जिंक इतना नहीं पाया जाता, जो एनिमल सोर्सेज है उसमें ज्यादा तादाद में जिंक होता है, तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी जो है वो ये रिकमेंडेड है। इसके अलावा पीपल विद माइल्ड न्यूट्रिशन एंड पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, ऐसे लोग जो माइल्ड न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी उनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही, जो न्यूट्रिएंट्स के लिए डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को नहीं मिल रहे हैं। एंड पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, और ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन का मसला है, यानी इंटेस्टिनल एपिथेलियम में जो है वो कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से जो है वो जिंक जो है वो ऐसे लोगों में रिकमेंडेड है। मेथड, अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? टेक इट विद वार्म वाटर, नीम गर्म पानी के साथ लेता है ट्वाइस अ डे। 10 साल से जो कम बच्चे हैं उन्होंने जो है वो ट्वाइस अ डे, बल्कि ट्वाइस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब सुबह और 2 टाइम्स जो है वो शाम को, यानी एक दिन में 4 कैप्सूल लेने होते हैं। अब जो 2 से लेके जो 10 साल से ऊपर के लोग हैं तो उन्होंने 3 to 4 कैप्सूल्स 3 टाइम्स अ डे लेनी है, यानी 3 सुबह, 3 दोपहर और 3 शाम को। तो ये एडल्ट्स के लिए जो है वो तरीक़ेकार है, जो इस्तेमाल का तरीक़ेकार था कि बच्चों ने कैसे इस्तेमाल करना है और जो एडल्ट्स हैं उन्होंने कैसे इस्तेमाल करता है। जिंक क्या है? दीज आर कॉल्ड द फ्लावर कैप्सूल्स, जिंदगी को
यानी जिंदगी की फूल कहा गया है। हेल्थी ग्रोथ स्टार्टिंग विद जिंक, आपने जो है वो अपनी हेल्थी ग्रोथ अगर आपने हेल्थी रहना है, सब हेल्थ की लाइफ से गुजरना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फौरन जिंक को स्टार्ट कर देना है। जिंक कैप्सूल फॉर वुमेन इंक्रीजिंग योर वाइटैलिटी। इसके अलावा अब एक सेल्फ एग्जामिनेशन डिफिशिएंसी है, एक प्रोफॉर्मा टाइप बनाया हुआ है जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी बंदे को स्किन की जो जिंक की डिफिशिएंसी है कि नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन कौन सी है, एनोरेक्सिया भी। सबसे पहले कौन सी है, बीपी कैट फूड एनोरेक्सिया। जो बच्चे होते हैं तो उनका भूख ना लगना या जंक फूड्स की तरफ ज्यादा रुझान रहना जो है वो, अगर ऐसे कोई है तो इसका मतलब है कि वो जिंक की डिफिशिएंसी के लिए जो है वो कैंडिडेट है। इसके अलावा ईट स्ट्रेंज थिंग, मुख्तलिफ जो अजीब गरीब किस्म के जो है वो चीजें खाना, यानी रेत हो गया। उसके अलावा बाइटिंग नेल्स को बार बार करना, क्लॉथ्स को अपने चबाना, तो ये सारी क्या है, ये एक स्ट्रेंज चीजें हैं, एक मतलब अनएक्सप्लेन फिनोमेना है जो किसकी वजह से हो सकती है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा स्लो ग्रोथ, द हाइट इज 3 to 6 सेंटीमीटर लोअर देन अदर चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। जो जिंक की डिफिशियंसी है ये आपके जो है वो ग्रोथ को भी डेवलप कर सकती है। अगर आपको जो है वो एज या आपकी हाइट, जो आपके बाकी जो बैचमेट्स हैं या जो फेलो मेंबर्स हैं उनसे अगर जो है वो आपकी हाइट कम है तो ये इसका मतलब है कि इट इज बिकॉज ऑफ जिंक डिफिशियंसी। इसके अलावा हाइपो एक्टिविटी क्या है कि मुदाफित निज़ाम को वीक हो जाना, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मुदाफित निज़ाम जब वीक होगा तो मुख्तलिफ वायरस और बैक्टीरिया जो है वो हम पे इजीली अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट स्पॉट ऑन नेल्स, जियोग्राफिक टंग इरेगुलर एंड वाइट ग्राफिक्स इन द यूनिट फर। इसके अलावा आपके टंग पे यानी ज़बान पे मुख्तलिफ किस्म के वाइट डॉट्स या वाइट धब्बे जो है वो पड़ जाते हैं। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, स्लो रिस्पॉन्स एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर लर्निंग एबिलिटी, ऐसे लोग जिनकी लर्निंग एबिलिटी पुअर है या जो किसी चीज पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। एंड स्लो रिस्पॉन्स एंड हाइपर एक्टिविटी, यानी बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं और उसका रिस्पॉन्स जो है वो कम होता है। इसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन की एफिशिएंसी, एनी विजुअल प्रॉब्लम डिक्रीज visual acuity which can lead to vision problems, night blindness, nearsightedness, fatigueness, antagonism, skin lesions if there is trauma। अच्छा, बच्चों में क्या होता है कि मुख्तलिफ विजुअल प्रॉब्लम्स होती है, यानी आंखों की कमजोरी होती है, नजर चले जाना या नजर वीक होना, तो ये एक जिंक की डिफिशियंसी होती है। इसके अलावा स्किन में लीजन, मुख्तलिफ स्किन पे जो है वो लीजन्स बन जाती हैं, जख्में बन जाती हैं, तो इट इज बिकॉज, यानी फिर उसकी रिकवरी जो है प्रॉपर नहीं होती, तो इट इज ड्यू टू जिंक। इसके अलावा एडोलेसेंट्स सच एज लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे लोग जिनका हार्मोनल लेवल जो है वो सेक्स हार्मोनल लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो उनके हार्मोनल लेवल को जो है वो एनहांस करता है। इसके अलावा चिल्ड्रन कैन बी रिगार्डेड एज जिंक डिफिशिएंट इफ विद एनी 3 ऑफ द अबव कंडीशंस। अब बच्चों को हम कैसे किसी इंडिविजुअल को डिसाइड कर सकते हैं कि इस बंदे को जिंक की डिफिशियंसी है कि नहीं है, तो जो ऊपर हमने प्रोफार्मा डिस्कस किया, तो इस प्रोफार्मा को जो है वो आपने इंसर्कल करना है कि किस पेशेंट को जो है वो कितने सैंपल, कितने सिम्टम्स हैं। अब अगर उस एक पेशेंट के 3 सिम्टम्स इस चीज से मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उसको जो है वो जिंक की डिफिशियंसी और उसको जो है वो जिंक के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो ये था आज का हमारा जो, बल्कि आज और कल का टॉपिक था जिंक कैप्सूल। जिंक के बारे में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी से बिलोंग करता है और कैसे जो है वो ये मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस की। तो जो लोग नए आए हैं उनके लिए जो है वो दोबारा बताता चलूं कि आज का टॉपिक था जिंक कैप्सूल्स के बारे में। जिंक कैप्सूल्स से जो इस पिछले स्लाइड्स में वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कल, आज हम रिमेनिंग स्लाइड्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने सारे कोर्स को या सारी टॉपिक्स को एक समरी फॉर्म में लाया हूँ, उसको समराइज किया है। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी जिन लोगों ने नहीं सुनी रिगार्डिंग द क्विज के हवाले से, कि जो ट्रेनिंग्स हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, तो मंथ के एंड या जो वीक के एंड में जो है वो इन सारी ट्रेनिंग्स की इन सारे ट्रेनिंग्स का एक टेस्ट टाइप होगा, क्विज टाइप, जिसमें जो है मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा इस टॉपिक के हवाले से, इस प्रोडक्ट के हवाले से जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो लोग इसका सही जवाब देंगे, तो जो लोग अचीवर्स होंगे
उनको जो है वो कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ गिफ्ट जो है वो भी दिए जाएंगे। तो हम काइंडली जो है वो इस ट्रेनिंग्स को जो है वो अटेंटिवली लिया करें, बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया करें, बाकी टीम मेंबर्स को भी इनवाइट किया करें, ताकि ये माहौल या ये डिस्कशन जो है वो ये फ्रूटफुल रहे। तो आगे जो है वो अभी है 4-5 मिनट कुछ टाइम है, तो अगर आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई बंदा कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई क्वेरी है किसी की, तो वो कर सकते हैं। मौसम है बैठने ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। सॉरी जी राना मोहसिन साहब क्या कह रहे हैं आप? सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है।